लोग पढ़ने वाले हैं ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग्स पहले होता क्या है? ट्रैवलॉग्स ये होता है कि उस समय में जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, जो आते थे, तो वो सोशल कंडीशंस या पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में लिखा करते थे, उसी को हम लोग ट्रैवलॉग्स कहते हैं। तो a few travelogues of the foreigners who visited India during early medieval period also throw some light on the political development and socio-cultural history of their time। तो ये पॉलिटी और सोशल और कल्चर के बारे में बताते हैं, सोसाइटी और कल्चर। सबसे पहले आ जाते हैं इब्न बतूता। ये काफ़ी सेलिब्रेटेड नाम है। occupies a premier position among them। he was an Arab traveler and an adventurer from Morocco, an expert in Islamic theology and jurisprudence। Ibn Battuta left his home in 1325 on a lifelong tour of the world। तो 1325 में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और लाइफ लॉन्ग टूर करते रहे अपने डेथ तक, पूरी दुनिया की। After passing 2 countries of North Africa and Arabian Peninsula, he reached Sindh in 1333। 1333 में ये सिंध आ गए। When he moved on to Delhi, और फिर वहाँ से वो दिल्ली आए। उनको मोहम्मद बिन तुगलक की पैट्रोनेज मिली और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी बना लिया दिल्ली का। इन्होंने ये पोस्ट 8 साल तक रखा, बट बाद में क्या हो गया, कुछ करप्शन के केसेस और डिसऑनेस्टी के चीज़ें हो गई, जो इनके अगेंस्ट भी लेबल कर दिया गया और इब्न बतूता को जेल में डाल दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। बाद में इनको रिलीज़ कर दिया गया। पर्सनल अपील किया इन्होंने सुल्तान से, तो इनको रिलीज़ कर दिया गया। The latter dispatched Ibn Battuta to China as the head of diplomatic mission in 1342। जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये काफ़ी सारा मिशन कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसमें से एक मिशन में चाइना भेज दिया इब्न बतूता को। On his way, his party met with a shipwreck and he had to return to Delhi without completing his assignment। जब ये गए तो फिर रास्ते में जो है शिप वो टूट गई और इनको वापस से दिल्ली आना पड़ा बिना असाइनमेंट कंप्लीट किए। देयर आफ्टर इब्न बतूता बिड फेयरवेल टू दिल्ली एंड मूव्ड ऑन हिज सोजर्न अगेन। फिर वो दिल्ली से निकल गए और वापस से अपनी जर्नी को इन्होंने कंटिन्यू किया। आफ्टर विजिटिंग मालदीव आइलैंड एंड सिलोन, ही रिटर्न टू सदर्न इंडिया एंड स्टेड एट मदुरई फॉर अ शॉर्ट वाइल। मालदीव और सिलोन के बाद ये वापस से साउथ इंडिया, मतलब घूमते हुए आ रहे थे, तो साउथ इंडिया आए, वहाँ पर थोड़े समय के लिए रहे। फ्रॉम देयर ही वेंट टू मक्का ऑन हज पिलग्रिमेज बिफोर हिज रिटर्न टू हिज होमलैंड। यहाँ से वो मक्का चले गए हज करने के लिए 1349 में। इब्न बतूता रिसीव्ड a warm reception from the ruler and the people of Morocco। By the time he had acquired a worldwide fame as philosopher and saint। तो इन्होंने मोरक्को के लोगों से इनको बहुत ही वार्म रिसेप्शन मिला और ये एक बहुत ही इनको ख्याति मिल गई एक फिलोसोफर और सेंट के तौर पर। He enjoyed love and reverence of his countrymen and died at the ripe old age of 73। इनको काफ़ी प्यार मिला अपने लोगों से और फिर 73 के ईयर में इनकी डेथ हो गई। इब्न बतूता wrote his travelogue entitled किताब उर रिहला। इनके ट्रैवलॉग का नाम है किताबुल रहला। ये अरेबिक में लिखी गई है, जिसमें एक पार्ट जो है वो इनकी लाइफ जो दिल्ली या फिर मदुरा में हुई नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में, वो इन्होंने मेंशन किया है। हिज बुक इज प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इन्होंने अच्छा खासा लिखा हुआ है। ये जो है सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस उनके समय का बताती है। द अकाउंट थ्रू अ सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकॉर्ड ऑफ बतूताज पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस सफर्स हाउएवर फ्रॉम सम इनएक्यूरेसीज एंड शॉर्ट कमिंग्स एज अ बुक ऑफ हिस्ट्री। बट ये बुक अच्छी है, बट एज अ बुक ऑफ हिस्ट्री अगर कंसिडर करें और ट्रैवलॉग नहीं, तो इसमें काफ़ी कुछ इनएक्यूरेसीज है। इट वॉज बिकॉज इब्न बतूता knowledge of Persian and Indian languages were very poor। The author was not a historian, हिस्टीरियोग्राफर बाय नेचर एंड टेम्परामेंट। ये क्यों है? क्योंकि उनको इंडियन लैंग्वेज या पर्शियन लैंग्वेज नहीं आती थी। वो एक हिस्टीरियोग्राफर नहीं थे। ही डिड नॉट शो रिसोर्सफुलनेस इन ऑब्टेनिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस इवेंट। और इन्होंने कोई कोशिश भी नहीं की कि ये एक्यूरेट इवेंट का हिसाब किताब लें कहीं से। नेवरदलेस हिज ट्रैवलॉग इज वेरी वैल्यूएबल ट्रीटीज रिटन बाय अ फॉरेनर ऑन द लाइफ एंड कंडीशन ऑफ हिंदुस्तान ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड। बट ये तुगलक पीरियड के समय में लोगों का कैसा लाइफ एंड कंडीशन था उसके बारे में जानने के लिए एक अच्छी किताब है। हिज अकाउंट ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक कैरेक्टर नीड्स टू बी रेड विद कॉशन एज इट सफर्स फ्रॉम सम सब्जेक्टिव बायस। जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो इन्होंने लिखा है वो थोड़े ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं, इसमें कुछ बायसनेस दिख जाता है। अब्दुल रज़ाक, द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ मतलॉस सदान व मजमल बहरीन, द राइजिंग ऑफ द 2 फॉर्चुनेट प्लैनेट्स एंड द जंक्शन ऑफ द 2 सीज वॉज अ पर्शियन स्कॉलर। अब अब्दुल रज़ाक की बात की जा रही है, जो एक पर्शियन स्कॉलर है। ही वॉज बॉर्न एट हिरात इन 1413। ये इनका जन्म हिरात में 1413 में हुआ। इनके पिता का नाम जलालुद्दीन इशाक था, जो कि वाइडली ट्रैवल्ड मैन थे, हु हैड हेल्ड द पोस्ट ऑफ काजी ऑफ समरकंद towards the fag end of his life under सुल्तान शाहरुख ऑफ खुरासन। तो शाहरुख नाम के सुल्तान के अंदर इन्होंने काजी का भी पोस्ट लिया था, जो कि समरकंद में। अब्दुल रज़ाक एंटर्ड द सर्विस ऑफ द सुल्तान आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। और जब इनके पिता की डेथ हो गई तो ये अपने सुल्तान के सर्विस में ये आ गए और फिर इनको जो है विजयनगर कोर्ट में एक एम्बेसडर बना करके रखा गया। ही स्टेड इन डेक्कन फॉर अबाउट 2 years। ही अडॉर्न्ड द कोर्ट ऑफ द सुल्तान्स ऑफ खुरासन टिल हिज डेथ। ये डेक्कन में 2 साल तक रहे और सुल्तान के कोर्ट को इन्होंने जो है सजाया अपने प्रेजेंस से। ड्यूरिंग द लास्ट 10 years ऑफ हिज लाइफ, अपने जिंदगी के लास्ट 10 साल में, ही वॉज द सुप्रिटेंडेंट ऑफ खानका ऑफ द लेट सुल्तान शाहरुख। तो शाहरुख के खानका के ये सुप्रिटेंडेंट थे। शाहरुख की तब तक डेथ हो गई थी। अब्दुल रज़ाक स्पेंट हिज टाइम इन लिटरेरी परस्यूट्स। द above mentioned history of Central Asia in 2 volumes is one of his contribution। तो इन्होंने सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री पर लिखा, जो कि इनका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये 2 वॉल्यूम्स में है।
पहले वॉल्यूम में ऑथर जो है वो बताते हैं अकाउंट ऑफ तिमूर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया। इन द सेकंड वॉल्यूम वो क्या बताते हैं, हिस्ट्री ऑफ तिमूर्स डिसेंडेंट फ्रॉम शाहरुख टू सुल्तान हसन मिर्जा। शाहरुख से लेकर के हसन मिर्जा तक के डिसेंडेंट्स के बारे में जो तिमूर के हैं उनके बारे में वो बताते हैं। इट इज़ इन दिस वॉल्यूम दैट ही गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज जर्नी टू एंड फ्रॉम विजयनगर कोर्ट एंड इट्स वर्किंग एंड पर्सनल लाइफ स्टाइल ऑफ द सोवरेन एंड हिज कंट्री। तो ये विजयनगर के बारे में भी बताते हैं इस बुक में कि ये जब विजयनगर आए तो यहाँ पर कैसा सोशल कंडीशन था, लोगों का कैसा कंडीशन था। हिज ट्रैवलॉग इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द विजयनगर किंगडम, और इनके ट्रैवलॉग को एक प्राइमरी सोर्स माना जाता है विजयनगर किंगडम की हिस्ट्री के लिए। इसके बाद कुछ यूरोपियन ट्रैवलर्स भी मेंशन है, जिसमें निकोलो कॉन्टी, मार्को पोलो, डॉर्टो बारबोसा एंड डोमिंगो पियाज फेमस है। मार्को पोलो द ग्रेट फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी वॉज अ नेटिव ऑफ वेनिस। मार्को पोलो वेनिस के रहने वाले थे और ये जो है ये दुनिया घूम रहे थे, ठीक है, अपने पिता और अंकल की कंपनी में 1271 से। एंड आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी कंट्रीज रीच द कोर्ट ऑफ कुबलाई खान द मंगोल एम्पायर ऑफ चाइना इन 1274। और बहुत सारी कंट्रीज़ को पास करते करते मार्को पोलो जो है 1274 में कुबलाई खान के कोर्ट में गए। कुबलाई खान जो है वो मंगोल एम्पायर थे चाइना के, काफ़ी फेमस थे। मार्को पोलो एंटर्ड इनटू द सर्विस ऑफ ग्रेट खान एंड स्टेड इन हिज कोर्ट फॉर 17 लॉन्ग ईयर्स। कुबलाई खान के सर्विस में ये आ गए और उनके कोर्ट में 17 साल तक रहे। देयर आफ्टर उसके बाद वो वेनिस वापस चले गए, और जब वो वापस जा रहे थे तो फिर इसी बीच में वो अंडमान आइलैंड्स उन्होंने विजिट किया एंड सेल्ड अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और इंडिया के वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पर भी से होते हुए अंडमान होते हुए ये वापस वेनिस चले गए। इन द कोर्स ऑफ हिज एक्सप्लोरेशंस ही अटेम्प्टेड टू अक्वेंट हिमसेल्फ विद द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द रिच एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स विच माइट बिकम वैल्यूएबल एज आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इसी विजिट के समय इन्होंने देखा, इनको लगा कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके साथ बिजनेस किया जा सकता है इंडिया और यूरोप के बीच में। मार्को पोलो इन हिज ट्रैवलॉग स्पीक ऑफ ब्रिस्क मैरी टाइम ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडियन कोस्ट। तो ये बोलते हैं कि वहाँ से इंडियन कोस्ट से जो है वो ट्रेड वगैरह पॉसिबल है। ही डिस्क्राइब्स द लाइफ एंड कंडीशन ऑफ कॉमन पीपल एंड गिव्स विविड अकाउंट ऑफ देयर ड्रेस। तो ये ड्रेस, फूड हैबिट, मैनर, सोशल कस्टम्स के बारे में भी बताते हैं इंडियन लोगों के। मोर देन अ सेंचुरी एंड अ हाफ ईयर लेटर अनदर वेनिशियन, और इनके 150 साल बाद मार्को पोलो के दूसरे लोग आते हैं जिनका नाम है निकोलो कॉन्टी या फिर निकोलो डी कॉन्टी भी कहा जाता है। ये सदर्न इंडिया आए सिमिलर कंडीशंस में। ये एक यंग मैन थे और ये जो है सेटल्ड इन डेमस्कस एज अ मर्चेंट समटाइम इन द बिगनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी की शुरुआत में डेमस्कस में एक मर्चेंट की तरह सेटल हो गए। द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर and exploration led him to the countries of the East India, including India, Ceylon, Sumatra, Java and China. इन countries में ये गए। It is said that about 25 years of wandering, he ultimately returned to his mother country in 1444 AD, while in Cairo, he fell into the hands of some Arab fanatics. तो ये कायरो में कुछ अरब फैनेटिक्स के चंगुल में फंस गए। इन्होंने अपनी बीवी, अपने दो बच्चों को खो दिया, और बाद में इनको कहा गया टू रिनाउंस क्रिश्चियनिटी, और कहा गया कि आप क्रिश्चियनिटी छोड़ो अगर आपको ज़िंदगी बचानी है अपनी, ठीक है। उस समय ऐसा कुछ क्रूसेड वाला उसके बाद माहौल भी चला था, जो कि वॉर था बिटवीन क्रॉस एंड क्रिसेंट, है ना, इस्लामिक एंड क्रिश्चियन वर्ल्ड के बीच का वॉर। ऑन रिटर्न टू रोम ही प्लीडेड फॉर एब्सोल्यूशन ऑफ हिज एपोस्टेसी फ्रॉम पोप यूजीन IV. The latter granted his request on the simple condition that, as a penance, he should narrate his true adventures in the far-off land. His narrative was recorded in Latin by the Pope Secretary, constitutes the travelogue of Niccolo Conti. तो जब इनको अपना धर्म बदलना पड़ा वहाँ के अरब फैनेटिक्स के चक्कर में, तो ये जब वापस आए अपनी कंट्री रोम, तो ये जब वापस रोम आए तो इन्होंने फिर पोप से प्रे किया कि वापस से इनको क्रिश्चियनिटी में एक्सेप्ट कर लिया जाए। पोप ने एक्सेप्ट कर लिया, बट पोप ने कंडीशन लगाया कि इनके साथ जो भी हुआ, ट्रू इंसिडेंट्स ये जो है ये अपने ये लिखें और दूर दूर तक फैलाएं इस इंसिडेंट को। हिज नरेटिव वॉज रिकॉर्डेड इन लैटिन बाय द पोप सेक्रेटरी, और पोप के सेक्रेटरी ने इन्होंने जो भी बताया उसको लैटिन में रिकॉर्ड कर लिया। हिज हैड सेल्ड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ मालाबार एंड विजिटेड इंटीरियर ऑफ डेक्कन। तो ये डेक्कन में भी आए थे। इनके नरेटिव में हमें विजयनगर के कोर्ट के बारे में भी पता चलता है, सदर्न इंडिया की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता चलता है। डॉर्टो बर्बोसा वॉज अ पोर्टुगीज ऑफिशियल इन कोचिन। फिर बर्बोसा जो है वो पोर्टुगीज ऑफिशियल थे कोचिन में, 1500 से 1516 तक रहे। इन्होंने साउथ इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया है, स्पेशली विजयनगर के बारे में, और फिर जोग्राफिकल चीज़ों के बारे में, जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस डिस्क्राइब किया हुआ है। इनकी नरेटिव जो है, इनके बाद डोमिंगो पियाज ने भी एग्जैक्टली सेम विजयनगर किंगडम और साउथ इंडिया के लैंडस्केप्स के बारे में बताया है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू डू मुगल हिस्टोरियंस ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया। थैंक यू। जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट इंट्रोडक्शन एज क्विक एज पॉसिबल, ताकि हम लोग फिर चैप्टर से स्टार्ट कर पाए। सो मुगल हिस्टोरियंस ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया। सबसे पहले सम कॉन्टेम्प्रेरी वर्क्स प्राइमरीली रिलेटेड टू द मुगल पीरियड ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन certain aspect of the early medieval history. They include among others Tuzuk-e-Babari, Abul Fazl's Akbarnama, Badayuni's Muntakhabat Tawarik, तबक़ात-ए-अकबरी ऑफ निज़ामुद्दीन अहमद एंड तारीख़-ए-फ़िरिश्ता। ये सारी किताबें हैं जो मुग़ल हिस्ट्री के बारे में हमें इलेबोरेट नॉलेज देती है। सबसे पहले हम लोग अहमद यादगार के तारीख़-ए-सलातिन
या फिर तारीख़ सलातिन अफ़गाना या फिर तारीख़ शाही से के बारे में जानेंगे। ये जो है ये 16th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में यानी कि 1575 से 1600 में लिखा गया था। ये जो है ये ऑथेंटिक अकाउंट देती है हमें लोदी और सूर डायनेस्टी की, जो कि बाकी सोर्सेस लिटरेरी सोर्सेस से भी ली गई है। ऑथर जो है वो मेंशन करते हैं कि वो सूर किंग्स के वहाँ पर वो सर्वेंट हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि उनके पिता मतलब अहमद यादगार के पिता जो हैं मिर्ज़ा अस्करी, जो कि बाबर के तीसरे बेटे थे, उनके साथ उनके पिता ने गुजरात कैंपेन में उनका साथ दिया था। बुक में जो है अहमद यादगार जो है वो बताते हैं कि वो दाऊद शाह के पैट्रोनेज में भी लिखा है इस बुक को उन्होंने। दाऊद शाह कौन है? ये लास्ट प्रिंस है अफ़गान रेस के इंडिया में, जिनको मरवा दिया गया था खाने खाना के ऑर्डर्स से, बट डायरेक्शन अकबर के थे। इट गिव्स अ रिफ्रेशिंग अकाउंट ऑफ स्ट्रगल कैरी। फिर इसके बाद ये जो है ये रिफ्रेशिंग अकाउंट देती है हमें, किस चीज़ की रिफ्रेशिंग अकाउंट? स्ट्रगल की, जो अफ़गान प्रिंसेस ने बाबर या फिर हुमायूं के अगेंस्ट कैरी किया था। क्योंकि हमें पता है कि दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी जो लोधी डायनेस्टी थी वो एक अफ़गान डायनेस्टी थी एंड मुगल्स वेर नॉन अफ़गान्स। तो फिर दे वेर ट्राइंग टू गेन पावर फ्रॉम द अफ़गान्स। तो अफ़गान्स ने जो अपने पावर को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल किया, उसके बारे में ये किताब है। नेक्स्ट किताब जो है वो अब्दुल्ला ऑफ कोयल। कोयल जो है वो अलीगढ़ का पुराना नाम था। तो अब्दुल्ला ऑफ कोयल की किताब है तारीख़ ए दाऊदी, इसके बारे में है। ये जहांगीर के समय में लिखी गई किताब है। ये हमें जो है अफ़गान रूलर्स के बारे में बताती है, लोदी और सूट्स के भी बारे में बताती है। ऑथर जो हैं वो अपने आप के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, ना ही मुग़ल कोर्ट के बारे में कुछ खास बताते हैं। ऐसा अपीयर होता है कि वो एक फ्रीलांस अफ़गान राइटर हैं, जिन्होंने क्या किया है, अफ़गान रूल के अलग अलग रिकॉर्ड्स को कंपाइल करके खुदा की मर्ज़ी से लिखना स्टार्ट किया। यहाँ पर लिखा हुआ है विद द एड ऑफ द ऑलमाइटी। बुक जो है वो बहलोल लोदी के बारे में कि वो कैसे पावर पर आए, इसके बारे में बताती है। और वो पहले अफ़गान रूलर थे। लोदी डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट अफ़गान डायनेस्टी, सो बहलोल लोदी वॉज द फर्स्ट अफ़गान रूलर। तो बहलोल लोदी से लेकर के आदिल शाह सूर तक ये है, क्योंकि वी शुड नो कि सूर डायनेस्टी भी जो है वो क्या थी, अफ़गान डायनेस्टी थी। ऑथर जो है वो ख़त्म करते हैं बुक को दाऊद शाह के अकाउंट से, और ये बुक भी डेडिकेटेड है उनको। और फिर बाकी उस समय के टिपिकल हिस्ट्री के ही तरह इस बुक में भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस या डेट्स सही नहीं है, बट इसमें कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं सिकंदर लोदी की स्पेशली। और फिर उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में भी इसमें लिखा गया है। ऑथर ने हिस्ट्री के बारे में कहा है कि हिस्ट्री बस किंग्स की कहानी नहीं है, हिस्ट्री वाइज मैन की भी कहानी है, इंटेलेक्चुअल लोगों की भी कहानी है। लोदी एंड द सूर्स हु गेन पॉलिटिकल एसिडेंसी इन अर्ली मेडिवल इंडिया, उनको ऑथर ने मेंशन किया है। वी पॉजेस quite a few excellent literary works written in particularly during Mughal period on the history of regional and मुग़ल पीरियड में रीजनल और प्रोविंशियल स्टेट्स के बारे में बहुत सारी वर्क्स बनाए गए, बहुत सारी हिस्ट्रीज़ लिखी गई, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं तारीख़ ए सिंध, जिसको मोहम्मद मासूम ऑफ भक्रा ने लिखा हुआ है 1600 मतलब अकबर के समय में। इसको क्योंकि मोहम्मद मासूम ने लिखा हुआ है तो उनके नाम पे तारीख़ ए मासूमी भी कहा जाता है। इसमें सिंध के हिस्ट्री के बारे में है कि कैसे अरब्स ने सिंध को कॉन्कर किया, और फिर इससे लेकर के अकबर के समय तक की कहानी है। चचनामा से भी ये कुछ अपना मतलब टॉर्च बियर इनको चचनामा भी करती है, चचनामा से ये लेते हैं, सोर्सेस की तरह यूज़ करते हैं, और उसके अलावा बाकी और भी बहुत सारे कॉन्टेम्प्रेरी सोर्सेस को ये यूज़ कर रहे हैं। फिर रियाजुस सलाटिन, जिन्होंने गुलाम हुसैन सालिम मतलब ने लिखा हुआ है ये किताब 1788 में, ठीक है। और ये बंगाल की हिस्ट्री के बारे में है, मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के इन्वेजन से लेकर के 1788 तक की कहानी बंगाल की। गुजरात पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, जिसमें मिरात-ए सिकंदरी, जिसको कि सिकंदर बिन मोहम्मद ने लिखा हुआ है, मिरात-ए अहमदी, जिसको अली मोहम्मद खान ने लिखा है, और तारीख़ गुजरात, जिसको मीर अबू तुराब वली ने लिखा हुआ है। ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है। बहमनी किंगडम के बारे में या फिर निज़ाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर के बारे में जानने के लिए बुरहान-ए-मासिर नाम की किताब जो सैयद अली तबा ने लिखा है, ये एक अच्छी सोर्स है। और फिर उसके बाद ऑथर जो है वो इस बुक में गोलकोंडा और अहमदनगर के सुल्तान के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ तज़किरात उल मुल्क,
ये जो है ये रफ़ीउद्दीन सिराजी ने लिखा है 1608 से 12 में, जो अकबर की डेथ के बाद की है। और ये जो है ये बहमनी किंगडम को के हिस्ट्री के बारे में बताती है हमें। साथ साथ ये बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरार और बीदार के बारे में भी बताती है। ऑथर जो है वो बीजापुर, ऑथर वॉज गवर्नर ऑफ बीजापुर अंडर सुल्तान अली अदिल शाह टू। तो इसके जो ऑथर हैं वो गवर्नर भी थे बीजापुर के। उसके बाद आई एम सो सॉरी फॉर दैट। रियाजुल इंशा एक वैल्यूएबल कलेक्शन है लेटर्स की, डॉक्यूमेंट्स की और डिस्पैचेस की ऑफ महमूद गवन। महमूद गवन जो है वो बहमनी किंगडम के एक सेलिब्रेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं। हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग बहमनी किंगडम पढ़ेंगे, वो एक्चुअली अर्ली मेडिवल में ही आ जाता है साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ में। इट इज़ बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम दोनों ही जो है वो तुगलक डायनेस्टी के कॉन्टेम्प्रेरी डायनेस्टीज़ थी साउथ इंडिया में। तो व्हेन वी विल स्टडी दिस तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे। मोस्ट सेलिब्रेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहमनी किंगडम। ओके, अब आ गया इंडिजीनियस लिटरेचर, जो इंडिया में लोकल राइटर्स ने जो लिटरेचर लिखा उसकी बात करेंगे हम। So, let us start. Numerous Hindu states flourished in India side by side with the Sultanate of Delhi. Many of these never fell into the hands of Turks, nor did they accept any Islamic influence for a long time. A number of regional Hindu states, though subjugated earlier by the Turks, reasserted their independence, and quite a few new ruling dynasties came into existence on the slow but steady disintegration of the Delhi Sultanate, beginning from the medieval of the 14th century. तो इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे हिंदू स्टेट्स थे जो टर्क्स के अंदर नहीं आए, उनके सब्जुगेशन में नहीं आए और साथ साथ फ्लरिश करते रहे दिल्ली सल्तनत के साथ साथ। और जब दिल्ली सल्तनत वीक हो गई तो ये स्ट्रॉन्ग भी हो गए। Rise of Vijayanagar kingdom in the south during the early medieval period was itself a unique political socio-cultural phenomenon. Their history is reconstructed by the sources which are almost entirely indigenous in nature and do not have much to do with the Arabic and Persian literary sources as given above. तो विजयनगर जो है वो इसी सब समय में राइज करी, हमने जैसा पढ़ा है। तो हमने जैसा अभी बताया कि तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर ये भी फ्लरिश की। तो इसके भी लिटरेरी सोर्सेस हैं जो काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है पर्शियन या अरेबिक लिटरेरी सोर्सेस पर। Now, indigenous literature on the early medieval history includes, among other works, a series of Sanskrit poetical composition bearing the common title of राज तरंगिनी। एक संस्कृत पोइटिकल कॉम्पोजिशन है जिसका नाम राज तरंगिनी है, जो कि रिकॉर्ड करती है कश्मीर की हिस्ट्री। कल्हन पंडित जो हैं वो एक हिस्टीरियोग्राफर थे, उन्होंने राज तरंगिनी लिखी है सबसे पहले, और उन्होंने डिस्क्राइब की है कश्मीर की हिस्ट्री को फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स 1148 से 49 तक, अर्लीस्ट टाइम से इस समय तक में उन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री को बताया है। 2 centuries later, the thread of the narrative was picked up by ज्योत्स नकारा, popularly known as जोना राजा। तो जब उनके 200 साल बाद, कल्हन के लिखने के 200 साल बाद जोना राजा ने फिर आगे कंटिन्यू किया। ही रोट द हिस्ट्री फ्रॉम 1149 टू 1459, और जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहाँ से इन्होंने कंटिन्यू किया और सेम टाइटल राज तरंगिनी के ही अंदर उन्होंने अपने भी राइटिंग्स को डाल दिया। जोना राजा's work is thus the earliest contemporary history of Kashmir during the Sultanate period। और तो इसलिए जोना राजा का जो वर्क है राज तरंगिनी के अंदर, वो जो है वो कंटेम्प्रेरी सोर्स माना जाता है सल्तनत पीरियड से। Grandson of लोह राजा and son of भट्ट नोना राजा, the celebrated author of second राज तरंगिनी was born in 1389। तो ये जो है इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 1389 में हुआ था। ही वॉज अ कोटियर ऑफ सुल्तान जैनुल अबिदीन। सुल्तान जैनुल अबिदीन के ये कोटियर हुआ करते थे। बुक वॉज रिटन बाय हिम एट द बिडिंग ऑफ द सुल्तान। सुल्तान के कहने पर इन्होंने किताब लिखा और ये एग्जैगरेट करते हैं वर्चूज़ ऑफ हिज रॉयल पैटर्न। तो ये उस समय की पुरानी बातें थी, तो हम लोग जो है पढ़ते हैं, जैसे कि हरि सेन की पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त को लेकर, या बान भट्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं जब हम लोग
हर्षचरिता, या फिर जब हम लोग पढ़ते हैं एन.ए. अकबरी तो उसमें अबुल फज़ल नहीं, तो वो अपने पैटर्न्स के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। लाइक एन.ए. अकबरी में अबुल फज़ल कहते हैं कि अकबर इंसान काबिल है, मतलब उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें क्या है, ये एग्जैगरेशन है, क्योंकि ये लोग कोर्ट पोएट्स हुआ करते थे तो थोड़ी फ्लैटरिंग होती थी। तो दैट इज़ द थिंग। देयर आफ्टर हिज प्यूपिल सिरावरा, और जब इनकी डेथ हो जाती है जोना राजा की, तो उनके डेथ के बाद क्या होता है, उनके जो शिष्य थे या फिर उनके जो स्टूडेंट थे सिरावरा, who also rose to be a distinguished scholar, poet and musician and enjoyed the patronage of Jainul Abidin and his successor, produced yet another historical composition in Sanskrit poetry under the title जैना राजतरंगिणी। तो इनके जो प्यूपिल थे शिरावरा, जोना राजा के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने भी लिखा आगे कश्मीर की हिस्ट्री जैना राजतरंगिणी के नाम से। His work contains the history of the ruling house of Kashmir from 1459 to 1486. From the literary point of view, it is inferior in quality from the earlier compositions, albeit it's equally valuable as the work of history. The tradition of writing the history of Kashmir under the title Rajtarangini was continued by प्रज्यभट्ट एंड सूका। तो राजतरंगिनी के अंदर जो हिस्ट्री लिखी जा रही थी, अलग अलग राइटर्स लिख रहे थे, तो इसको आगे प्रज्यभट्ट और सूका ने कंटिन्यू किया, जिनसे हमें फिर से रिकन्स्ट्रक्शन करने में कश्मीर की हिस्ट्री की हेल्प मिलती है। 1596 तक हम रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते हैं। कश्मीर वॉज कॉन्कर्ड, फिर इसके बाद क्या हो गया था, एक्चुअली 1585 के आसपास अकबर ने कश्मीर को मुग़ल एम्पायर में मिला लिया था। तो इसके बाद हमें एक कलेक्टिव हिस्ट्री जानने को मिलती है। द बार्ड्स ऑफ राजपुताना कंपोज्ड पोएम्स ऑन द मिलिट्री एक्सप्लॉइट ऑफ लव स्टोरीज और लव स्टोरीज ऑफ देयर मैरिटल हीरोज फॉर द अम्यूजमेंट ऑफ पीपल। तो राजपूताना में क्या चलता था कि वो अपने रूलर के बारे में, उनके लव स्टोरी के बारे में या फिर उनके जीत के बारे में लिखते थे, ताकि लोगों को उनके बारे में या फिर उनके रूलर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के बारे में पता चल पाए। चंद्रबरदाई जो हैं इसी चीज़ में बहुत फेमस हैं, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के लिए लिखा है। पृथ्वीराज चौहान 3 जो हैं, एक्चुअली पृथ्वीराज 3 कहते हैं और पॉपुलरली पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। इन पर मूवी भी बनी है। ये दिल्ली और अजमेर के रूलर थे और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में इनके लव स्टोरी, इनके हीरोइक एक्सप्लॉइट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में मेंशन किया है। इन स्पाइट ऑफ इट्स ऑब्वियस ड्रॉबैक्स, इट्स वैल्यू एज अ पीस ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर वॉज ड्यूली रिकग्नाइज्ड बाय जेम्स टॉड, द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ एनुअल्स एंड एंटीक्स ऑफ राजस्थान, एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। तो जेम्स टॉड, जिन्होंने बहुत अच्छा राजस्थान के बारे में लिखा हुआ है, उन्होंने भी ड्यूली रिकग्नाइज़ किया है कि पृथ्वीराज रासो जो है एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल लिटरेचर है। पृथ्वीराज रासो जो है वो हमें एक ग्लिम्स देती है अबाउट द लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल बिटवीन राजपूत एंड मोहम्मद घुरी, बट ऑल्सो थ्रोज अ फ्लड ऑफ लाइट ऑन मोहम्मद घुरी और पृथ्वीराज के स्ट्रगल के बारे में तो बताती है, साथ साथ पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी बताती है कि राजपूत सिविलाइजेशन कैसा था या टर्किश रूल के समय पे कैसा सिचुएशंस हो गया, वो बताती है। सिमिलरली पृथ्वीराज विजया रिटन बाय जयानक between 1193 to 1200 is a reliable source of history for the Chauhan rulers of Sapadlaksha and Ajmer। तो ये भी पृथ्वीराज विजय भी एक अच्छी हिस्टोरिकल बुक है जो कि चौहान हिस्ट्री के बारे में हमें जानने में हेल्प करती है, जो सापदलक्षा और अजमेर में रूल किया करते थे। फिर आर सिवेल, ये पहले मॉडर्न हिस्टोरियन थे जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री लिखी विजयनगर किंगडम के ऊपर, और इस बुक का नाम क्या था, अ फॉरगॉटन एम्पायर। ये विजयनगर के ऊपर लिखी गई किताब है। ये भी इसमें क्या हुआ है, संस्कृत और तेलुगु लैंग्वेज की भी यूज़ की गई है, इसलिए हम इसे भी इंडिजीनियस लिटरेचर में पढ़ते हैं। फॉलोइंग इन हिज फूटस्टेप्स आर S.K. अयंगर, K.A.N. Shastri collected and translated, edited numerous indigenous sources which had a bearing on the subject on तो फिर ये सारी चीज़ें हैं इंडिजीनियस लिटरेचर पे S.K. अयंगर और K.N. शास्त्री ने भी आगे लिखा। ये हो गए इंडिजीनियस सोर्सेस। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस।
तो सुल्तान्स ऑफ दिल्ली जो है डिड नॉट लीव बिहाइंड मच एपिग्राफिकल एविडेंस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस albeit their coins have proved to be very useful in fixing the chronology of the event and correcting or ascertaining the genealogical tables of the ruler. तो हमें डायनेस्टिक रिकॉर्ड के बारे में कौन पहले आए कौन बाद में आए ये हमें कॉइन्स से बड़े अच्छे से पता चलता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कुछ बहुत खास नहीं है. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स और दूसरे एंटीक्स आते हैं जिनका इमेंस वैल्यू है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ सदर्न इंडिया के लिए या फिर सारे रीजनल स्टेट्स के लिए जो कि मुग़ल डोमिनेशन या मुस्लिम डोमिनेशन के बाहर थे. In the general application, the epigraphic and numismatic find spots help us in determining the approximate limits of regional kingdoms. The monuments of the Sultanate period gave us an insight into the cultural trends of the time. They are a living testimony to the intermingling of the Hindus and the Muslim architectural traditions and structural designs. Monuments जो है हमें बताती है कि कैसे इंडो इस्लामिक कल्चर स्टार्ट हुआ, हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस कैसे इंटरमिंगल कर गए, कैसे साथ हो गए, कैसे फ्यूज़ हो गए. दे रिवील द इन अनएम्बिगस टर्म द लिविंग कंडीशन, फेथ एंड बिलीव्स. तो ये बिल्कुल बहुत क्लियर नहीं होकर के फिर भी हमें फेथ, बिलीफ या फिर सोशियो कल्चरल आउटलुक बताते हैं सोवरिन के कैसे हुआ करते थे या अपर स्टाटा या फिर रॉयल कॉलोनी की कैसी हुआ करती थी. इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो पब्लिश हुए हैं एपिग्राफिया इंडो मोस्लेमिका में, एपिग्राफिया इंडिका में या फिर दूसरे एंटीक्वेरियन जर्नल्स में. अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंस्क्रिप्शन पब्लिश्ड इन एपिग्राफिया इंडो मोस्लेमिका क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड विथ समरीज इज़ गिवन बाय V.S. बेंड्रे. V.S. बेंड्रे ने एकदम क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में दिया हुआ है, उन्होंने स्टडी की हुई है मुस्लिम इंस्क्रिप्शन को और ये किया है. एडवर्ड थॉमस जो है उन्होंने एक्सटेंसिव यूज़ किया है न्यूमिस्मैटिक सोर्सेस का क्रॉनिकल्स को बताने में पठान किंग्स ऑफ दिल्ली के लिए. हिज वर्क इज़ सप्लीमेंटेड बाय द कैटलॉग्स ऑफ कॉइन्स इन वेरियस म्यूजियम्स ऑफ इंडिया. और फिर कॉइन्स के कैटलॉग्स उनके वर्क को प्रूव करते हैं. The researches done by Percy Brown, Burgess and Ferguson, Havel, Cosin, John Marshall and the host of other specialists in art and architecture provide ample material to the historiographer interested in the reconstruction of the history of medieval period of India. तो इन सब से जॉन मार्शल के राइटिंग से और फिर उस पर्सी ब्राउन, बर्गिस और फर्ग्यूसन और हेविल इनके राइटिंग्स से हमें जो है बहुत अच्छा खासा एविडेंस मिल जाता है कि हम ईज़िली अर्ली मेडिवल इंडिया के पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें. सो दिस इज़ डन, वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. एंड अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट द चैप्टर्स. थैंक यू, कीप वॉचिंग.